हेलो एवरीवन, आज से हम अपनी पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की। चैप्टर 1 हमारा पॉलिटी का है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जिसको हम हिंदी में विभिन्नता बुलाते हैं। तो आप है ना डाइवर्सिटी मतलब वर्ड से क्या मतलब समझते हैं, ठीक है। तो भिन्नता है ना बहुत तरीके की हो सकती है। आप है ना दूसरों से बहुत अलग होते हैं। आप अपने फैमिली के मेंबर्स को अगर देखोगे ना, आप उनसे बहुत डिफरेंट होते हो। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें है ना दो लड़कों की बात हो रही होती है, ठीक है। तो जब एक बच्चा रोड क्रॉस करके जा रहा होता है, ठीक है, तो एक बच्चा उसे अखबार बेचने आता है। तो उनकी बात शुरू होने लग जाती है। तो वो कहता है कि तुम स्कूल में पढ़ते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो उस बच्चे को यही मालूम नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या होता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। उनमें से एक बच्चा स्कूल जाता है और दूसरा बच्चा स्कूल नहीं जाता है। अगले दिन जब उनकी बात हो रही होती है तो वो एक दूसरे का नाम पूछते हैं। तो पहला बच्चा कहता है मेरा नाम समीर है, दूसरा बच्चा कहता है अरे वाह मेरा नाम भी समीर है। पर धीरे धीरे बात होते उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक जो समीर है वो हिंदू है और एक जो दूसरा समीर है वो मुस्लिम है, ठीक है। एक के घर पे हिंदी बोली जाती है, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, ठीक है। वो आपस में बात कर सकते हैं। तो ये जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, उनके नाम के अलावा बाकी सब कुछ उनमें डिफरेंस है ना, डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब हम कुछ टर्म के बारे में बात करेंगे। तो इन टर्म से आप क्या समझते हो? तो इनइक्वालिटी का मतलब आप क्या समझते हो? तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है जब एक इंसान के पास तो है ना सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन वही अपॉर्चुनिटीज़ जो एक इंसान के पास है वो दूसरी इंसान के पास नहीं है। जैसे कि दोनों समीर का एग्जाम्पल आप लीजिए, ठीक है। उनमें से एक समीर है जिसको स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन दूसरे को अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से अखबार बेचना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? इनइक्वालिटी है, ठीक है। वो दोनों बच्चे हैं ना, तो बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी हम कब कहते हैं? जब है ना एक इंसान के पास है ना वो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी ना हो जो दूसरे इंसानों के पास है, ठीक है। इनइक्वालिटी का ही एक एग्जांपल है कास्ट सिस्टम। आपको पता है ना इंडिया में ना कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक है। यहाँ पे है ना कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो इसका बेसिस हुआ करता था वर्क, ठीक है। तो जो लोग जैसा काम करते थे उसके अकॉर्डिंग उन्हें 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था और उसको ही हम क्या बुलाते हैं? उनकी कास्ट बुलाते हैं। और हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें ना उसी कास्ट में रहना चाहिए। जैसे कि कोई अगर चमड़े का काम करता है तो उनको लगता है कि हमेशा उन्हें चमड़े का काम करते रहना चाहिए, लेकिन ये तो सही बात नहीं है। हो सकता है एक रिक्शा वाला इंसान रिक्शा चलाता है, धीरे धीरे उसने है ना अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, तो आप उसका बच्चा भी रिक्शा चलाए, ये सही बात नहीं है ना। हो सकता है कि वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को हमें अबॉलिश करना है। उसके बाद आता है डाइवर्सिटी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इंडिया में कैसे कैसे देखने को मिलता है? तो इंडिया में ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर आप देखोगे तो वेदर तक में डाइवर्सिटी है। इंडिया के कुछ रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठीक है। कुछ रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। आप है ना कुछ कुछ किलोमीटर्स दूर जाओगे, इतने में आप देखोगे लैंग्वेज बदल जाती है, फूड हैबिट्स बदल जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। और वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या किस चीज़ का डिफरेंस है? कुछ लोग होते हैं वो लिट्टी चोखा खाते हैं, कुछ लोग हैं वो रोटी चावल खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो क्रैब खाते हैं, कुछ लोग हैं जो चिकन खाते हैं, ठीक है। तो फूड में भी है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी है। उसके अलावा है ना डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं। आपको पता ना इंडिया में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है, गुरु पूरब मनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, और उन सबके फेस्टिवल्स हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना बहुत सारे अलग अलग रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ठीक है, ये सारे के सारे रिलीजन्स यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ना हम में है ना बहुत सारी सिमिलैरिटी भी है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। तो डाइवर्सिटी के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, यानी कि आप है ना एक दूसरे से कैसे कैसे अलग है, ठीक है। हमारे बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? तो लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, आप है ना नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, तो आप है ना देखेंगे आपका जो हिंदी है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप सदर्न इंडिया में चले जाओगे तो वहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक है। वहाँ का हिंदी जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है। उसके अलावा क्या होता है, अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपको गुजराती बहुत अच्छी आती होगी, लेकिन जो इंसान नॉर्थ ईस्ट में रहता होगा वो तो अपनी भाषा बोल पाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज एक रीज़न है हमारे बीच में डाइवर्सिटी का। दूसरा है फूड हैबिट्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फूड हैबिट्स जो है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। कश्मीर में है ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो लोग वहाँ पे ना बहुत ही गर्म खाना खाना पसंद करते हैं, जो उनकी बॉडी को बहुत गर्म रखे, कहवा पीते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप राजस्थान में जाओगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर आप ऐसी गर्म चीज़ें नहीं खाओगे, ठीक है। वहाँ पे आपकी फूड हैबिट बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसके अलावा म्यूजिक का टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। पूरे इंडिया में है ना एक जैसा म्यूजिक नहीं सुना जाता ना,
कहीं के लोगों को कव्वाली सुनना बहुत पसंद होता है, कहीं के लोगों को पोएम सुनना बहुत पसंद होता है, कहीं के लोगों को गीत सुनना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो म्यूजिक भी एक रीजन होता है डाइवर्सिटी का। उसके बाद है ना आपका रिलीजन, ठीक है, आप किस धर्म को प्रैक्टिस करते हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हो, आप जैनिज्म को प्रैक्टिस करते हो। तो रिलीजन के बेसिस पे भी बहुत सारे डाइवर्सिटी होती है। उसके बाद है ना आपका कल्चर क्या है, ठीक है, हर किसी का एक कल्चर होता है, वो उसको फॉलो करता है, ठीक है, कोई होता है वो राजपूती कल्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना क्लोथिंग, यानी कि आपके जो कपड़े होते हैं ना, पूरे इंडिया में सेम टाइप के कपड़े नहीं पहने जाते। अगर आप राजस्थान में जाओगे वहाँ पर अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, अगर आप बंगाल में जाओगे वहाँ पे साड़ी का जो पहनने का स्टाइल है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप कश्मीर में जाओगे वहाँ पे फिरान पहना जाता है, ठीक है। तो हर जगह जैसे जैसे आपकी वेदर कंडीशंस होती है, जैसे जैसा आपका कल्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लोथिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जोग्राफिकल लोकेशन, तो जोग्राफिकल लोकेशन क्या होती है, अगर कोस्टल एरिया के आसपास रहते हो जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, खाना है, आपका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। और आप है ना पहाड़ों पे रहते हो, ठीक है, वहाँ पे जो टेरेन है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो आपकी है ना आपका खाना भी बहुत डिफरेंट होगा, आपका कपड़े पहनने का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट होगा। और उसके अलावा है ना आप जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। आपने देखा है मोस्टली है ना जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी हाइट है ना बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू बाकी इंडिया के लोगों के। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग यही चीज़ उनको सूट करती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे जैसे हमारी जोग्राफी होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी अडेप्ट करती है खुद को, ठीक है। तो ये वो रीजंस है जिनकी वजह से आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन, कल्चर, क्लोथिंग और आपका काम, ठीक है, वर्क भी एक रीजन होता है, आप कौन सा काम करते हो। अच्छा, जैसे कि आप सब डॉक्टर्स हैं तो आपका एक अलग डॉक्टर फ्रेटर्निटी से आप बिलोंग करेंगे, आप सब टीचर्स हैं तो आपको उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा, या फिर अगर आप एक लेबर वर्क करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाता है ना हमेशा कि आपके पेरेंट्स का क्या ऑक्यूपेशन है या फिर आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। तो वर्क के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसके बाद है ना हम है ना दो जगहों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम है ना लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। तो लद्दाख के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दूं, लद्दाख को है ना कोल्ड डेजर्ट भी बुलाते हैं, ठीक है। तो जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में बिलोंग है। आपको पता है पहले है ना लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक साथ हुआ करते थे, लेकिन अब वो दोनों के दोनों दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पे है ना एग्रीकल्चर बहुत ही कम पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना एक तो बारिश जो है वो बहुत कम होती है और हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, ठीक है। इसलिए यहाँ के लोग जो है ना मोस्टली वो शीप को रखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन शीप से है ना आपको क्या मिलती है, पश्मीना वूल मिलती है। तो आपको पता है ना पश्मीना शॉल जो होती है वो बहुत ही फेमस होती है, और वो पश्मीना शॉल जो है वो पश्मीना वूल से बनाई जाती है, जो उनको किससे मिल रही है, शीप से मिल रही है, भेड़ से, ठीक है। और ये जो पश्मीना वूल होती है ये ना बहुत महंगी होती है, क्यों, क्योंकि इसको है ना पहले आराम से शिप की बॉडी से उतारा जाता है, उसके बाद है ना इसको है ना हैंड से यानी कि हाथों से बुना जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर आपने ईवीएस में पढ़ा है तो आपको पता है ईवीएस में ना एक शॉल को बुनने में आपको कुछ 250 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है, यानी कि 250 घंटे में आप एक शॉल बुन पाओगे जो प्लेन शॉल है, ठीक है। इसलिए ये बहुत महंगी होती है। उसके अलावा है ना बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत पहुंचा किसके थ्रू, लद्दाख के थ्रू, तिब्बत। इसलिए है ना कभी कभी लद्दाख को है ना लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल्ड डेजर्ट किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसे भी लद्दाख को कहते हैं, और लिटिल तिब्बत भी किसे कहते हैं, लद्दाख को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग है ना बुद्धिज्म रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना इस्लाम भी यहाँ पर है ना 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, इसलिए बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन भी लद्दाख में रहती है, ठीक है। लद्दाख में है ना ओरल ट्रेडिशन यानी कि गाना गाने का बहुत ही ट्रेडिशन है, ठीक है। तो कैसे कैसे गाने वहाँ पे गाए जाते हैं, तो तिब्बत नेशनल एपिक जिसका नाम केसर सागा है, ठीक है, मुस्लिम और बुद्धिज्म दोनों लोग इनको गाते हैं। उसके बाद है ना हम ये तो हमने बात की ऐसे ट्रेन की जहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है वहाँ पे, है ना एग्रीकल्चर कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। अब हम बात करेंगे केरला की। तो आपको पता है केरला जो है वो हमारे सदर्न इंडिया का पार्ट है, ठीक है, और इसमें है ना एक तरफ समुद्र है और बाकी तरफ इसके पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पाइसेस उगाए जाते हैं, इसलिए है ना केरला को गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे है ना आप काली मिर्च, लौंग, इलायची, सारे तेज पत्ता, ये सारे कार्डमम सब कुछ उगता है वहाँ पे, ठीक है, सारे मसाले उगाए जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से है ना बहुत सारे ट्रेडर्स जो बाहर की कंट्री से आए थे, आपको पता है ना मोस्टली वो मसालों की वजह से आए थे, तो अरब ट्रेडर्स जो बहुत सारे आए वो कहाँ पर आए, केरला में आए। उसके बाद है ना अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट जो सेंट थॉमस थे, कहते हैं कि 2000 साल पहले वो भी कहाँ आए थे,
केरला में ही आए थे और क्रिश्चियनिटी इंडिया में वही लेकर आए। ठीक है, आपको पता है ना, इंडिया में पहले है ना बहुत ज़्यादा सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन रहा करती थी, मुस्लिम पॉपुलेशन रहा करती, लेकिन क्रिश्चियनिटी यहाँ पर कैसे इंट्रोड्यूस हुई, जब 2000 साल पहले कौन आए यहाँ पे, अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, सेंट थॉमस। ठीक है, उसके बाद है ना इब्न बतूता जो एक अरब ट्रैवलर था, वो भी 700 साल पहले यहाँ पर आया और उन्होंने ना एक ट्रैवल व्लॉग लिखा। ट्रैवल व्लॉग का मतलब होता है कि वो आए और जो उन्होंने ट्रैवल किया, जिन जिन पार्ट में उन्होंने ट्रैवल किया उसके बारे में उन्होंने अपने डायरी में लिखा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने केरला में क्या लिखा कि ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। ठीक है, उसके बाद है ना पोर्चुगीज जब इंडिया आए थे, यानी कि पुर्तगाल से लोग जब इंडिया आए, वो भी वास्को, आपको पता है ना इंडिया की खोज वास्को डिगामा ने की थी और उनका शिप भी सबसे पहले कहाँ आया था, केरला, कैलिकट जिसको हम बोलते हैं ना, वहां पर आया था। ठीक है, तो इन सब हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से केरला में ना डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स प्रैक्टिस किए जाते हैं। आपको वहाँ पर कौन कौन से रिलीजन देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पर जूडिज्म देखने को मिलेगा, इस्लाम देखने को मिलेगा, क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगा, हिंदुज्म देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। यानी कि आपको है ना एक तरीके से केरला को मिनी इंडिया भी बुलाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे है ना सारे के सारे धर्मों के लोग आपको मोस्टली मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है ना वहाँ पे जो मछली पकड़ने के लिए नेट यूज होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, चिन्ना वेला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जो बर्तन यूज होते हैं उसको चिन्ना चाटी बोलते हैं। क्यों, ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो चीन वर्ड है ये कहाँ से आया, चाइना से आया है। ठीक है, उसके अलावा ना वहाँ की जो लैंड है, क्लाइमेट है, वो बहुत ही फेवरेबल है, इसलिए वहाँ पे ना बहुत आराम से राइस भी उग जाता है। इसलिए यहाँ के लोग है ना मोस्टली राइस खाते हैं, फिश खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया ना तो फिश की अवेलेबिलिटी बहुत ही हाई है। केरला की जो ज्योग्राफी है वो कुछ इस तरीके की है, वहाँ पे ना आप आराम से मसाले उगा सकते हैं। ठीक है, और लद्दाख की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वहाँ पर है ना सिर्फ आपको क्या मिल पाता है, शीप मिल पाती है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, वूल मिल जाएगा। ठीक है, अब डाइवर्सिटी में भी कैसे यूनिटी देखने को मिलती है, यानी कि अनेकता में एकता आपको कैसे देखने को मिलती है। तो आपको पता है कि इंडिया में है ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन ये है ना इसकी स्ट्रेंथ की तरह काम करती है। ठीक है, बहुत सारे ब्रिटिश लोग जब इंडिया पे 200 साल तक रूल कर रहे थे, लेकिन है ना इंडियन मैन और वुमेन ने, इवन बच्चों ने है ना उनको फाइट किया। ठीक है, और उन्हें इंडिया से बाहर निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने ना बहुत ज्यादा ये ट्राई भी की कि हमारे बीच में ना बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, उन्होंने रीजनल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स पे बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो इंडिया को डिवाइड नहीं कर पाए। ठीक, अब एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको इस चैप्टर में दिए हुए हैं, जो आपको आपके एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, ठीक है, उसको किसने कंपोज किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको कंपोज किया है। ठीक है, ये भी किसको दिखाता है, यूनिटी दिखाता है इंडिया की। उसके बाद आपको पता है जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको पता है हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, 7th क्लास की ज्योग्राफी के 5 चैप्टर्स हो चुके हैं और 8th क्लास की ज्योग्राफी के 3 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।